आज पुलिस वालों को शांत कराया। ये पे छुट्टी काट के आया था, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा जनरल खराब थी। वो क्या कहा साहब तबीयत खराब है सर, सीएल से आ रहा था, हम चलने लायक नहीं है, आप हमको सीएल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भागो यहाँ से, तुम गाली भगा दिया, कहा नहीं देंगे तुम, जाओ अभी तो काट के आ रहे तुम, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल नहीं खराब है। और वो आप तबीयत नहीं खराब देख सकते हैं क्या है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। क्या भगोड़ा भी घोषित कर वो पहले छुट्टी मांग रहा था, छुट्टी नहीं दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब वो इलाज कराने चला गया तो उसकी इन्होंने गैरहाजिर कर दिया। अब उसके बाल बच्चों, जब वो खत्म हो गया तब उसके बाल बच्चों का हक तक नहीं मिलेगा गैरहाजिरी से भगोड़े में। इसलिए ये सिपाही सब चक्का जाम किए हुए हैं, कम से कम उसका हक तो मिल जाए। पुलिस अफसरों ने मामला तो शांत करा लिया, लेकिन सिपाही की मौत ने यूपी पुलिसिया सिस्टम की तानाशाही को उजागर कर दिया। कोल ब्लॉक आवंटन में हुए घोटालों पर बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। बीजेपी ने कोयला आवंटन घोटाले की शिकायत राष्ट्रपति से की। इस मुलाकात में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली शामिल थे। बीजेपी ने राष्ट्रपति से शिकायत की कि जिस तरह से सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी की जा रही है वो ठीक नहीं है। बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति से कोल आवंटन मामले में अलग से जांच बिठाने की भी मांग की है। मिर्जापुर में ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। मिर्जापुर में चुनार जुमई से चेकई जा रही यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस जरोगा नदी में पलट गई। बस के नदी में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में 62 लोग सवार थे। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बस का ड्राइवर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। घटना के बाद से बस का ड्राइवर और कंडक्टर फरार बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर जिला के आला अधिकारी मौके पे पहुंच गए। आला अधिकारियों ने ड्राइवर के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। बरेली जिला अस्पताल से एक बच्चा चोर पकड़ा गया है। दरअसल इस अस्पताल में कई दिनों से बच्चों की चोरियां हो रही थीं, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में ये बच्चा चोर एक बार फिर नवजात बच्चे की चोरी करने अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार नवजात की मां को उस पर शक हो गया और उस महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल ये आदमी नवजात बच्चे के परिवार वालों से पहले तो दोस्ती करता था, फिर मौका पाते ही उनके बच्चों को चुरा ले जाता था। फिलहाल पुलिस इस चोर से पूछताछ कर अब तक चोरी हुए बच्चों की जानकारी जुटा रही है। देशद्रोह के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। असीम देशद्रोह के आरोप में पिछले 3 दिनों से जेल में बंद थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता त्रिवेदी को मंगलवार को जमानत दे दी गई थी। उनकी गिरफ्तारी पर देश भर से तीखी टिप्पणियां आ रही थीं। असीम ने जेल से रिहा होते ही ऐलान किया कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनके ऊपर हटा देशद्रोह का मुकदमा वापस नहीं ले लिया जाता। असीम पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्टून के माध्यम से देश का अपमान किया है। जेल से रिहा होने के बाद असीम के स्वागत के लिए भारी संख्या में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता भी पहुंचे। असीम की रिहाई से एक बात तो साफ हो जाती है कि असीम को लेकर कहीं न कहीं सरकार के अंदर डर था। अब देखना ये होगा कि असीम के ऊपर लगा देशद्रोह का आरोप कब हटाया जाता है। देशद्रोह के मामले में फंसे कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समर्थन में खड़े हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी असीम त्रिवेदी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि ये सरकार नाकाम और हताश है। उन्होंने लिखा कि इमरजेंसी भी बुरी है। आपको बता दें कि असीम के समर्थन में समाज सेवी अरविंद केजरीवाल भी मंगलवार को आ गए। कल अरविंद ने सरकार से मांग की है कि सरकार शुक्रवार तक असीम के खिलाफ लगाए सभी आरोप वापस ले ले। अरविंद ने धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जेल के बाहर गेट पर सदस्य आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में हुए एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 2 लोगों की मौत हो गई है। पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में मरने वाली दोनों महिलाएं हैं, जबकि इस घटना में 5 महिलाएं घायल हो गई हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर लोगों की हालत गंभीर है। दरअसल मोहनलालगंज इलाके में 2 भाई पटाखा बनाने का काम करते थे।
रात में गैस सिलेंडर में आग लगने से धमाका हो गया। धमाका इतनी तेज था कि घर के छत के परखच्चे उड़ गए। गोंडा में इन दिनों प्राइवेट वाहन में स्कूली बच्चों को धड़ल्ले से ले जाया जा रहा है। ये प्राइवेट वाहन तय मानकों को पूरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हजारों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। दरअसल ये स्कूल वाहन सरकार के जरिए निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। इन सभी वैनों में गैस का सिलेंडर लगा हुआ है जो कभी भी फट सकता है। इतना ही नहीं, ड्राइवर बच्चों को ठूस कर इन वैनों में भरते हैं। कई वैन तो ऐसी भी हैं जिनकी नंबर प्लेट तक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इन वैन पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई जा रही है। स्कूल प्रबंधन, आरटीओ, पुलिस प्रशासन सब खामोश है। यानी सीधे तौर पर ये माना जाए कि सभी विभाग क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अभिभावक मजबूर हैं कि ऐसे में करें भी तो करें क्या। कार चालकों को भी किसी का डर नहीं, वो भी ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। गोंडा में क्या कहीं भी रख लीजिए, वैन में मुझे लगता है कि अधिकतर वैन वाले बच्चे ही लेके जाते हैं, सिलेंडर ही लगाते हैं, वरना उनका कोई पड़ता ही नहीं आता है। अब यहाँ पे कुछ कन्विंस तो है नहीं, तो फिर मजबूरी में बच्चे भेजने पड़ते हैं। संदर्भ में शासन द्वारा और आरटीए द्वारा भी नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें स्कूल बसों को स्पष्ट रूप से लिखा हो कि स्कूल बस हैं, और इसमें ये नियम है कि जितनी सीटें लगी हैं, जितने सीटों में बस पास है, उतने ही बच्चे बैठा कर ले जाएं, ओवरलोड न ले जाएं, लटका कर न ले जाएं। परिवहन विभाग सब कुछ जानकर भी अनदेखी कर रहा है। कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन होती क्यों नहीं, इस सवाल पर किसी भी अधिकारी के पास जवाब नहीं है। रुद्रप्रयाग में मांगों के समर्थन के लिए ग्रामीणों ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल लोगों की मांग है कि धनौली इलाके में आंगनबाड़ी उपकेंद्र खोलने और त्यूखर चिरबिटिया में सड़क का निर्माण जल्द किया जाए। दरअसल इन मांगों को लेकर ग्रामीण 70 दिनों तक मुख्य विकास अधिकारी के दफ्तर के सामने धरना पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित होकर किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। चंपावत में खराब सड़कों की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें खराब होने से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी काफी नुकसान हो रहा है। जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की कवायद जोर पकड़ रही है, लेकिन इससे पहले बनी सड़कों की बदहाली के कारण जिले का पर्यटन व्यवसाय चौपट हो रहा है। सड़कों का रखरखाव दुरुस्त न होने से दूर दराज के इलाके के लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिले में लोक निर्माण विभाग के अलावा ग्रामीण अभियंता सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण किया जाता है। सड़कें खराब होने से मरीजों के साथ साथ कई जगहों पर जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी काफी असर पड़ रहा है। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में 1,69,95,00,000 रुपए के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि ये पैसा हवाला के जरिए देहरादून में लाया जा रहा था। देश में हवाला से जुड़े पहले भी कई मामले प्रकाश में आए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर देहरादून में ये पैसा मिलना और इनका दिल्ली कनेक्शन पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बन गया है, क्योंकि हवाला का पैसा अब तक देश में आतंकवाद और नक्सलवाद में भी खूब प्रयोग हो रहा है। बड़े पैमाने पर मिली हवाला की इस रकम ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या देवभूमि की शांत वादियों में कुछ हलचल होने जा रही है, या फिर वोट के लिए नोट तंत्र का सहारा लिया जा रहा है। कुशीनगर में 1,745 स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल यहाँ लगाए जाने वाले अग्निशमक यंत्र धूल खा रहे हैं। कुशीनगर जिले में कुल 1,745 स्कूल हैं, जिसमें लाखों मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं। जिले में हर साल आगजनी की कई घटनाएं होती रहती हैं। बावजूद इसके जिले का शिक्षा विभाग बेपरवाह नजर आ रहा है। स्कूल में 2 साल पहले अग्निशमन यंत्र न्यायालय के आदेश पर लगवाए गए थे, लेकिन 20% स्कूल इस यंत्र के लगाने से वंचित रह गए और कहीं तो 2 साल बीत जाने के बावजूद भी स्कूलों में धूल फाक रहे हैं। अग्निशमन यंत्र अभी गत्तों से भी बाहर नहीं निकाले गए हैं। लगे भी तो गैस की रिफिलिंग नहीं हुई है, जबकि अग्निशमन यंत्रों में रिफिलिंग कराना अनिवार्य होता है। प्रत्येक विद्यालयों में मेंटेनेंस के लिए सरकार
हजारों रुपया प्रतिवर्ष देती है, लेकिन उस यंत्र का रिफिलिंग नहीं किया जाता है, जिससे वहाँ पे जो खाना बनता है वो गैस से बनता है। उसे कभी आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए वही एक यंत्र है, लेकिन उसका रिफिलिंग नहीं होने से बच्चों का हमेशा डर बना रहता है। कुशीनगर जिले के प्रत्येक विद्यालयों में अग्निशमन यंत्र लगा है, लेकिन उसकी रिफिलिंग नहीं होने से हमेशा बच्चों में डर बना रहा है। जिस आग लग जाए तो वो काम नहीं करेगा। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी क्यों नियमों की अनदेखी की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। सोनभद्र में मनरेगा में 300 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। यह खुलासा आरटीआई के तहत किया गया। घोटाले की बात स्टेट क्वालिटी मॉनिटर विनोद शंकर चौबे और सेंट्रल क्वालिटी मॉनिटर कर्नल यूबी सिंह की जांच में सामने आई। इस मामले का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ। घोटाले में बात साफ हो गई, लेकिन शासन के जरिए अब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस शख्स ने आरटीआई फाइल की थी उस पर भी जानलेवा हमला कराया गया। इसके बावजूद भी प्रशासन इस मामले पर सिर्फ लिपापोती कर रहा है। जुलाई में सोनभद्र के दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण मंत्री जयराम रमेश ने भी सोनभद्र में मनरेगा में हुए घोटाले की बात को स्वीकार किया है। वर्तमान में तो इस घोटाले के संबंध में अलावा लिपापोती के और कुछ नहीं किया जा रहा है, और वास्तव में राष्ट्र हित में, कानून के हित में, विधि के हित में यह आवश्यक है कि इसकी एक विशेष जांच कराई जाए, और वह जांच केवल सीबीआई कर सकती है। मनरेगा घोटाला सामने आने के बाद जहां आम जनता इस मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहती है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन सीबीआई के जांच के बारे में कोई बात नहीं कह रहा है। केदारनाथ धाम के लिए दूसरे चरण की हवाई सेवा 14 सितंबर से शुरू होगी। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए डीजीसीए ने सभी कंपनियों के हेलीपैडों का निरीक्षण किया। टीम ने पवन हंस, प्रभात, पिनकिल, हिमालय हेली के हेलीपैड्स का जायजा लिया। डीजीसीए ने फायर डिफेंस, ऑयल स्टोरेज, डैमेज जोन, हेलीकॉप्टर और पायलटों की कागजातों, वेटिंग हॉल, ऑफिस, स्टाफ की जानकारी भी ली। बताया जा रहा है कि जल्द ही डीजीसीए की टीम सभी रिपोर्ट उड्डयन मंत्रालय को सौंपेगी, और इसके बाद केदारनाथ के लिए हवाई सेवाएं एक बार फिर शुरू हो जाएंगी। बरसात की वजह से कंपनियों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी थी, लेकिन बरसात खत्म होने के बाद एक बार फिर केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार हैं। रायबरेली के जिला अस्पताल की जहां सुविधाएं तो हैं, लेकिन डॉक्टर और कर्मचारियों के लचर रवैये के आगे सब बेकार हो गए हैं। मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन देखने और सुनने की फुर्सत किसी को नहीं। कोई जमीन पर लेटा है तो कोई खुले आसमान के नीचे। मरीज कितनी भी दूर से क्यों न आया हो, परेशानी सबकी बराबर है। डॉक्टर और कर्मचारियों की तरफ से मदद तो नहीं, सिर्फ चक्कर कटवाने की हिम्मत मिल रही है। मरीज के परिजन परेशान हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिला अस्पताल की सीएमएस के पास मरीजों की समस्याओं को सुलझाने के रास्ते तो नहीं है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही छुपाने के बहाने जरूर है। मेरा लड़का मारा गया है, 5 लोग मिलकर मारी ने। कोई यहाँ दवा इलाज कुछ नहीं हो पा रहा है, खाली ग्लूकोज चल रहा है बस। कुछ नहीं, वो भी कहने में चलता है, वो भी नहीं चलता। उसके बाद भी परेशानी क्या, दवा ववा सब बाहर से लिखी जाती है, कुछ मिलती है, कुछ बाहर से लाना पड़ता है। इंडोर पूरा बुरी तरह से भरा हुआ है, कहीं पर भी बिस्तर कहीं पर भी वैकेट नहीं है। उसके लिए अलग से काफी व्यवस्था की गई है, मैनेज किया जा रहा है, और व्यवस्था देखते हैं कहाँ पर क्या कर सकते हैं। जिले की सांसद सोनिया गांधी जी हैं, ऐसे में केंद्र की ओर से कई योजनाओं का ऐलान भी हुआ, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनजर जिले की हकीकत क्या है, वो इन मरीजों के हालात ही बयां कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में इन दिनों लोगों को दूषित पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। गंदा पानी पीने से लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों पेयजल योजनाओं के तहत सप्लाई किया जा रहा पानी काफी गंदा आ रहा है, जिसे पीकर लोग वायरल, टाइफाइड, पीलिया, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है और मरीजों को डॉक्टर्स की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बरसात के चलते पेयजल योजना की पाइपलाइंस क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक स्रोतों का पानी भी दूषित है, जिसकी वजह से लोगों को दूषित जल पीना पड़ रहा है, जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं। फिरोजाबाद में एक दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की वजह आपसी झगड़ा बताया जा रहा है।
पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सितारगंज इलाके की है, जहां बीते दिनों विजय गुप्ता का अपनी पत्नी गुंजन से मामूली विवाद के चलते झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। बाद में गुंजन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की मौत के बाद परेशान होकर विजय ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।